संकरे रास्तों से होकर 50 सैनिक अपने अफसर के साथ एक गेट से अंदर आते हैं। एक आवाज आती है फायर और एक बाघ खून में भीग जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आज मैं आपको बताऊंगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे का सच। हर मंगलवार दिस हैज रियली हैपेंड इस हमारी हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बेस्ड सीरीज में हम इतिहास के पन्नों से मानव नरसंहार के दिल दहलाने वाले किस्सों को सुनते हैं। उस सीरीज का आज का ये चौथा एपिसोड। साल है 1919। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होकर महज 3 महीने ही हुए थे, पर गदर संगठन के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश विरोधी स्थिति निर्माण हुई थी। अगर 1857 के विद्रोह जैसी परिस्थिति भारत में निर्माण होती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत का नियंत्रण खो देगी, और इसी डर ने एक कानून को जन्म दिया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, जिसे गांधी जी ने काला कानून भी कहा। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पर ही जेल में डाला जा सकता था। अप्रैल 1919 में पूरे पंजाब में इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन हुए और उसके 2 प्रमुख नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। पर 9 अप्रैल 1919 में अमृतसर में एक अनोखी घटना घट जाती है। उस दिन रामनवमी थी, पर उस दिन के रामनवमी के उत्सव का आयोजन एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा किया गया था, और उसी दिन पूरे भारत ने हिंदू मुस्लिम सिख की एक एकता देखी। बट इस घटना से पंजाब के गवर्नर माइकल ओडवायर काफी नाखुश हुए, काफी परेशान हुए, क्योंकि हमेशा से ही ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल इस पॉलिसी का इस्तेमाल किया था। पर उस दिन पंजाब में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में एक यूनिटी ब्रिटिशर्स देख रहे थे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया था। इस लॉ के तहत एक जगह पे 2 से ज्यादा आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते थे। बट चूंकि उस दिन बैसाखी थी तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के खिलाफ जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन कर दिया गया था। शाम होते होते करीब 10,000 लोग वहां पे इकट्ठा हो चुके थे। इतिहासकार आशीष कोच्चर लिखते हैं कि करीब शाम के 5:30 बज रहे थे और बाग में कवि ब्रिज गोपीनाथ बैकल अपनी फरियाद नाम की कविता पढ़ रहे थे कि तभी अमृतसर की संकरी गलियों से होकर 2 बख्तरबंद गाड़ियां और करीब 90 सिपाही मार्च करते हुए जलियांवाला बाग में दाखिल हो जाते हैं। गाड़ियों से ब्रिगेडियर जनरल डायर और ब्रिगेडियर मेजर मॉर्गन ब्रिग्स नीचे उतरते हैं। सैनिकों की 2 टुकड़ियां बाग में पोजीशन ले लेती है और बचे हुए सैनिक गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं। आपको बता दूं कि तभी एक हवाई जहाज उस बाग के ऊपर मंडराता रहता है। जलियांवाला बाग में आने जाने के लिए केवल एक रास्ता है और बाग के चारों तरफ बड़ी ऊंची दीवारें हैं। मतलब अगर किसी को बाग से बाहर आना होगा तो वहां पे केवल एक गेट है, पर अब उस गेट पे सैनिक तैनात है। बाग में आने के केवल 30 सेकंड में ही जनरल डायर की ऑर्डर सुनाई देती है, फायर, और गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। अचानक शुरू हुई इस फायरिंग से लोग डर जाते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, पर बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता। तो लोग सोचते हैं कि इस लंबी लंबी दीवारों को चढ़ा जाए। लोग वो प्रयास करते हैं, बट सिपाहियों के टारगेटेड और डिसिप्लिन फायरिंग से वो बच नहीं पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि बाग में एक कुआं है, अगर हम लोग कुएं में छलांग लगाए तो इस फायरिंग से बच सकते हैं। और आपको बता दूं कि उसी कुएं से 142 लोगों की लाशें निकाली गई। लोग अपनी जान बचाने की भरकस कोशिश करते हैं, पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता। जब बुलेट्स खत्म हो जाती है तब फायरिंग भी रुक जाती है। आपको बता दूं कि उस 10 मिनट में 1650 राउंड फायर हुए। इसका मतलब है कि हर एक सिपाही ने करीब 33 राउंड फायर किए। मशहूर लेखिका किशोर देसाई अपने बुक में लिखती है कि उस दिन जो बुलेट्स यूज़ की गई थी वो 3-3.5 इंच लंबी बुलेट्स थी, जो एक बार शरीर में घुस जाए तो शरीर में भारी नुकसान पहुंचाती है। अगर वो बुलेट शरीर के अंदर किसी हड्डी से टकराती है तो हड्डियों को भी तितर बितर करके रख देती थी। जब फायरिंग रुकी तो बाग में लाशों के ढेर लग चुके थे। बहुत से लोग तो इस भगदड़ में ही दबकर मर गए थे। उस दिन पूरे शहर में बिजली का कनेक्शन तोड़ा गया था। इसीलिए जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो अपने प्रियजनों को ढूंढने के लिए रात के अंधेरे वक्त वो लालटेन की रोशनी में उस बाग में दाखिल हो गए थे। पर दोस्तों, अपने ही प्रियजनों को ढूंढना उन्हें काफ़ी मुश्किल हो गया था। जो लोग जख्मी थे उनकी ट्रीटमेंट के लिए ना तो हॉस्पिटल्स खुले थे, ना ही डॉक्टर अवेलेबल थे। तो दूसरे दिन जब लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि गर्मी के कारण शव सड़ रहे हैं।
उनके जख्म फैल रहे हैं। और सबसे दर्दनाक दृश्य तो दोस्तों ये था कि आवारा कुत्ते और चीले उन शवों को खाने का प्रयास कर रही थी। इस घटना को दबाने के लिए उस दिन जो लोग जलियांवाला बाग में थे उन पर देशद्रोह का आरोप रखकर उन्हें जेल में डाला गया, उन्हें कोड़ों से मारा गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि लोग खुद ही इस बात को दबाने लगे, क्योंकि अगर कोई इस बारे में बात करता तो उसे सीधा जेल में डाला जाता। और वहीं इंग्लैंड में जनरल डायर के इस काम की वजह से हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उनकी काफ़ी सराहना की। शुरुआत में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस घटना को दबाने की भरकस कोशिश की, पर जैसे ही धीरे धीरे लोगों को इस बारे में पता चलते गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी प्रेशराइज हुई और उन्होंने हंटर कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन ने अपने रिपोर्ट में कहा कि उस दिन उस घटना में 379 लोग मर गए थे। और जब कुछ इतिहासकारों ने अपनी रिसर्च पेश की तो उन्होंने कहा कि उस दिन उस घटना में 547 लोगों की मृत्यु हो गई थी। पर जो लोग उस दिन जलियांवाला बाग में उपस्थित थे उनका यह कहना था कि करीब 1000 से भी ज़्यादा लोग उस दिन मर गए थे, क्योंकि बहुत से लोग तो घर जाके भी मर गए थे। करीब 4000 लोग उस घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। हंटर कमीशन ने तो जनरल डायर को कोई भी सज़ा नहीं दी, केवल उन्हें भारत से निकालकर ब्रिटेन वापस बुला लिया गया था। और दोस्तों, इतना भयानक नरसंहार करने वाले इंसान को भगवान ने अपना फैसला सुना दिया था। इस घटना के केवल 8 साल के अंदर ही काफ़ी भयानक परिस्थिति में जनरल डायर की स्ट्रोक से मृत्यु हो गई। इस पूरे घटना के लिए पंजाब के गवर्नर माइकल ओडवायर भी दोषी थे और इसीलिए शहीद उधम सिंह ने 1940 में माइकल ओडवायर का वध कर दिया। दोस्तों, इस नरसंहार को होके 102 साल बीत चुके हैं, पर आज भी ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने इसके लिए भारत की कोई भी माफ़ी नहीं मांगी है। तो ये थी ब्रिटिश राज के भारत के इतिहास की वो काली घटना जिसने भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ और भी ज़्यादा नफरत पैदा की। और इसी घटना ने शहीद आज़म भगत सिंह और शहीद उधम सिंह को भी देशभक्ति की प्रेरणा दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि जलियांवाला बाग के पीछे का ये सच आप सभी जान पाए। तो दोस्तों, हर मंगलवार मैं ऐसे ही दिल दहलाने वाले घटनाओं को लेके आपके सामने आता रहूँगा, क्योंकि दिस हैज़ रियली हैपेंड, ये हुआ है। तो इसी के साथ मैं ये मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ रोशन विचारे, साइनिंग ऑफ।